फर्स्ट प्रॉफ में है, तो मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ें अगर इन्हें बताई जाएँ तो शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इनके लिए। कि मतलब सबसे पहले क्या नाम है, तिब एक जैसे मुरवजा जो तिबें हैं, उन तिबों में से यूनानी तिब भी है, तो उसकी क्या हैसियत है, उसकी पोजीशन क्या है, और उनके हासिल करने से फ़वाइद क्या हैं, और क्या ये साइंटिफिक बुनियादों पर है कि नहीं है। तो और जिससे अपीलिंग हो उनके अंदर कि हाँ, ये हमने जो एडमिशन लिया है कोई गलत जगह नहीं लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि इब्तिदा ऐसे ही कुछ चीज़ों से की जाएगी, फिर उसके बाद में बेसिक चीज़ें अखलाक और मिजाज पर जो मुझे टॉपिक दिया गया है, हालांकि मैंने टॉपिक भी नहीं देखा था, अभी देखा कि शायद मुझे टॉपिक ये दिया गया है। बहरहाल वो तो इंशाल्लाह उस तरह की बात होगी। कुछ स्लाइड हैं जो आपके सामने रखेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर तौहीद साहब का और डॉक्टर तनवीर आलम साहब और डॉक्टर निज़ाम साहब कि उन्होंने गुफ्तगू करने के लिए एक मौका फराहम किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं लेक्चर का शुरुआत करता हूँ, इजाज़त है शुरू करूँ? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी, चूँकि दुनिया के जो उलूम होते हैं वो उलूम क्यों बनते हैं और क्यों आते हैं, कब क्या हमने कभी अपने इर्द गिर्द कभी गौर किया कि इंसान का बच्चा 1 साल बाद चलता है, चूहे और बिल्ली और दूसरों के बच्चे, जानवरों के बच्चे फ़ौरन पैदा होते खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से जबकि कुदरत प्रोसेस वही है, इंसान को बच्चा 9 मंथ्स लेती ही माँ मेहनत करती है, तब जाके बच्चे की डिलीवरी होती है। एनिमल्स के 6 मंथ में हो जाते हैं। मुख्तलिफ जानवरों, अदर जानवरों की स्पेशीज़ की, जिसको हमारे यहाँ सिनफ़ी मताले में, मिजाज की जो सिनफ़ी मताला है उसमें किया गया है कि उनकी अनवाएँ, उनकी स्पेशीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो यही वो सवालात है, या इंसान दुनिया में आया तो, या दुनिया की तमाम चीज़ें आती हैं तो एक अभी पैदा होती हैं, पैदा होने के बाद एक उम्र के मरहले को तय करती हैं, उसके बाद फिर वो मौत को अपने गले लगा लेती हैं। कोई कायनात की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अबदी हो, जो यहाँ पे रहने के लिए आई हो। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए एक जो वो टर्म यूज़ किया जाता है उसको फ़िलासफ़ी बोलते हैं। फ़िलास का मतलब होता है लव यानी डिज़ायर, और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी जिसका मतलब द नॉलेज होल ऑफ द यूनिवर्स एंड मैनकाइंड। It is used for the search of understanding of the nature and meaning of existence. It is a system thought resulting from a search for knowledge. Philosophy looks at facts and values in a systemic whole. In other words, it is something intermediate between theology and science. थियोलॉजी एंड साइंस का मतलब ये हुआ, इसके बीच में जो चीज़ होगी वो फिलासफी कहलाएगी। यानी थियोलॉजी में हमेशा डॉगमास, डॉक्ट्राइन, रेवलेशंस होते हैं कि जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती, और साइंस उसको कहते हैं कि जिसमें रेशनल थिंकिंग, जो जिसको जहन कबूल करे उस पर होते हैं। थियोलॉजी में ये होता है कि जहन कबूल करे ना करे उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन आमतौर पर इस्लामिक थियोलॉजी ऐसी है कि जिसको कोई ऐसा उसका रुकन नहीं है, जिसको जहन, अगर हम सूझबूझ रखने वाले हैं कि हम सूझबूझ रखने वाले हैं और उस एतबार से अगर गौर करें तो कोई ऐसा रुकन ऐसा नहीं है जिसका जहन कबूल ना करे। तो बहरहाल जो फिलासफी की डेफिनेशन दी गई है कि इंटरमीडिएट बिटवीन theology and science. Like theology, it consists of the speculation of matters as to which definite knowledge has so far been ascertainable, but like science, it appeals to human reason rather than to authority, whether that of tradition or that of revelation. हमारे घरों की किस्से कहानियाँ, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कुदरती जो नाजिल उलूम है, तो उनको थियोलॉजी कहलाती है, और साइंस जो रीज़न बेस पे होता है, इनके बीच यानी थियोलॉजी और साइंस के माबैन जो चीज़ होती है, जो चीज़ जोड़ती है, वो कहलाती है फिलॉसफी। All definite knowledge, so I should contain, belongs to science. All dogmas as to what surpasses definite knowledge belongs to the theology. But between theology and science, there is a no man's land exposed to attack from both sides. This no man's land is philosophy. यानी एक ऐसे बीच, एक ऐसा ब्रिज जो दोनों तरफ से जिस पर अलगार हो, उसको हम फिलासफी कहते हैं। इट इज़ ट्रू, अगर फिलासफी ना होती तो दुनिया के उलूम तरक्की नहीं करते। तो फिलासफी ही वो चीज़ होती है, फिलासफर सबसे पहले हर चीज़ को सोचता है, फिर उसके बाद वो कंसेप्ट्स आते हैं, उन कंसेप्ट्स को प्रूव और
प्रूव नॉन प्रूव हाइपोथेसिस बनती है, फिर उसको प्रूव या डिसप्रूव किया जाता है, वो साइंस का दर्जा कहलाता है। इट इज ट्रू परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। Metaphysics is the portion of philosophy that teaches the most general and fundamental principles underlying reality and knowledge. मेटाफिजिक्स, अब चूंकि हमारे यहाँ खास तौर पर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फिजिकल फॉर्म एंड मेटाफिजिकल फॉर्म, यानी सुपरा मटेरियल और मटेरियल। बहुत सारी चीज़ें जैसे अखलाक है, आज़ा हैं, और किसी हद तक अरवाह की जो तौकीमीन है, वो जो उसके कुमक होते हैं, एयर उसमें काम करते हैं। उसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ मटेरियलिस्टिक कहलाती हैं। उसके अलावा जो जो मेटाफिजिक्स है या सुपरा मटेरियल है, जिसमें इसके अलावा अरकान भी फिजिकल पार्ट है, यानी कि मटेरियल पार्ट है। तो अरकान, आज़ा, अखलाक और कुछ पार्ट अरवाह के, ये हमारे मेटाफिजिकल पार्ट हैं। लेकिन सुपरा मटेरियल पार्ट में जैसे किसी हद तक अरवाह, उसके अलावा तबीयत, उसके अलावा नफ्स, इसके अलावा बहुत सारे ये वो चीज़ हैं जो मेटाफिजिकल पार्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे अमराज ऐसे हैं कि जिसकी तशखीस मॉडर्न नहीं कर पाती है, जो हमारे यहाँ सुई मिजाज के दर्जे में आता है। तो मिसाल के तौर पर शकीका है। शकीका एक दर्द है, यानी माइग्रेन, जिसको हम बहुत ज़्यादा आदमी बीमार है और उसको ज़रूरत है इलाज की, लेकिन वो चाहे MRI करवाएं, चाहे जितने हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, उसको आप किसी उसमें तय नहीं कर सकते कि ये उसका कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ है। क्योंकि जितनी दस्तरस साइंस की अब तक एक्सेस है, उसके मुताबिक तो वो उसमें उसमें उसका जज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कल के दिन कोई एडवांस टेक्निक आए जो सूए मिजाज को की तमीज़ कर सके, तो फिर वो भी उसी में मेटाफिजिक्स से हटकर फिजिकल फॉर्म में आए। हालांकि वो हमारे मुताबिक वो मेटाफिजिक्स नहीं बल्कि फिजिकल है, क्योंकि हमारे यहाँ वो सूए मिजाज के कैटेगरी में आता है। सर थॉमस वर्ड्स से they can shown to be not impossible, that is the discoveries of modern science do not abrogate them. The modern conception regards the body as an aggregate of spare parts which are assembled well or ill, can be repaired or remedied according to the assembling is good or bad, and according to the fail, so is their health or susceptibility to infection by organism. The kind of assembling is a matter partly of heredity and partly of environment. The human being is a material body. The human being is a material body vivified by life principles, the two together constituting the rational human soul. As Thomas says, it is not my soul that thinks or my body that eats, but that do both. ये सेंट थॉमस कहता है कि ये जो वो है, मतलब वो मॉडर्न मेडिसिन का उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि मॉडर्न मेडिसिन एक कोई मशीनरी टूल से जिसको असेंबल किया गया है, और मुख्तलिफ टूल से और असेंबल करने के बाद अगर वो हेल्दी असेंबल है तो हेल्दी रोल प्ले करेगा, और अगर वो डिसीज़ है तो डिजीज़ दो सूरतों से हो सकती है, हेरिडिटी, आइदर इट में बी हेरिडिटी और इट में बी अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो वो बीमारियों के लिए ससेप्टेबल होगी। वो जस्ट दे ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज ए मशीन, एक मशीन की तरह से उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन के कंसेप्ट में वो एक जस्ट उसको ट्रीट करते हैं एज ए मशीनरी टूल्स। तो ये एक जस्ट वो है। फिर इसके अलावा इन अदर वर्ड्स अगेन द बॉडी एंड सोल, और फिर उसके बाद में कहता है कि खाली जो बॉडी है यानी जो फिजिकल फॉर्म है वही खाली जिसे हम खाते पीते और मुख्तलिफ अपने हवाइज ज़रूरिया को से फारिग होते हैं, खाली वही बॉडी वही जिस्म नहीं है, यानी वही ह्यूमन नहीं है, बल्कि ह्यूमन सोल यानी रूह और जिस्म दोनों के कम्बिनेशन का नाम है। दूसरी ज़बान में अगेन द बॉडी एंड सोल फॉर्म द कंप्लीट होल वन सिंगल बे, यानी जिस्म और रूह दोनों मिल करके एक कंप्लीट, या जिसको कुरान ने कहा कि अहसनुल खालिकीन, यानी एक ऐसा क्रिएचर जो सबसे बेस्ट क्रिएचर है, उसकी फॉर्म में आता है। और फिर इंसान को कुदरत ने नफ्स नातका यानी क़ुव्वत नातका या ह्यूमन इंटेलेक्ट जैसी सलाहियत दी, जिससे वो अदर एनिमल से मुमताज़ और डिस्टिंक्ट हुआ।
इसीलिए हमारे तिब में कहा जाता है कि इंसान को जो कुल्लियात का इल्म है और जो इंसान एनिमल्स होते हैं उन्हें जुज़ियात का इल्म दिया गया है। जुज़ियात का इल्म का मतलब ये होता है कि यानी पार्शियल नॉलेज की मतलब जो इम्बाइब्ड है, जो उनको तबीयतन उनको नेचर बाय नेचर मिला हुआ है। यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे हिरन है, हिरन जब किसी शेर को देखते हैं तो उसको उसके जहन में उसके नेचर उसके दिमाग में इम्बाइब्ड है कि वो शेर से भागेगी तो उससे रसाई होगी, लेकिन उसके पास ये सलाहियत नहीं कि शेर को किस तरह से अरेस्ट कर ले और उसको ला करके जो मुख्तलिफ़ किस्म के आज ज़ू हैं, ज़ू में ला जा करके उसको कैद कर दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को है। यही जुज़ियात और कुल्लियात का इल्म होता है। कुल्लियात का मतलब ये है कि इंसान जब शेर को देखता है तो भागता भी है और उसको कंट्रोल करने की उसके ऊपर सलाहियत भी है कि कैसे उसको अरेस्ट करे, कैसे उसको अपने कंट्रोल में करे और कैसे उसको चिड़ियाघर का एक ज़रिए माश बनाए। तो दोनों इल्म है, तो इसी को कहते हैं कुल्लियात, और जो भागने का इल्म है वो जुज़ियात कहलाता है, जो बाय नेचर उसको कुदरत में दिया है। नफ्स यूज फॉर द सोल इंडिविजुअलिटी। The late Sir Charles Pardee Lucas was quoted as saying, "Many of the empirical methods of the treatment adopted by Hakims are of the greatest value, and there is no doubt whatever their ancestors ages ago knew many things, which are nowadays being brought forward as the new discoveries." यहाँ पे अब सोचिए कि कितनी बड़ी बात कह रहा है कि ये जो हकीम जो लोग करते हैं अपने लैब में, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बल्कि ये ट्रू है और ये साइंटिफिक बुनियादों पर है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। बल्कि ये कह दीजिए कि जो आज मॉडर्न मेडिसिन है, ये यूनानी मेडिसिन ही उसकी मदर है, जिसके ज़रिए यूनानी मेडिसिन इज़ द मदर ऑफ मॉडर्न साइंस। और दूसरी चीज़ कि आज से नहीं, जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, जब हम जो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन तहजीबों पर अगर हम जाते हैं, गौर करते हैं, तो उस वक्त भी रेशनल थिंकिंग का इतनी ज़्यादा अहमियत थी कि कोई भी चीज़ जब तक उनको सामने नहीं होता था तब तक उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं करते थे। और सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन तो उस वक्त शुरू हो गया था कि जब मेसोपोटामिया की दरिया नील के शाहराहों पर जो मरीज़ बीमार होते थे उनको ला कर के शाहराहों पर छोड़ दिया जाता था और उनसे लोगों से उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कहा जाता था कि अपना इस जैसा मर्ज़ अगर आपको एक्सपीरियंस में हुआ है तो किस चीज़ को खाने से वो ठीक हुआ है, उसको वहाँ पे आप बताएं और फिर जाएं। तो इस तरह से सबसे पहले दुनिया का इल्म डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जिसको हम आजकल डेटा के फॉर्म में कहते हैं। और उसमें सबसे पहली दवा जो अल-फ़हरिस्त इब्न नदीम ने लिखी है, वो रासन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रासन वो दवा है जिसको ज़ंजबील शामी या ज़ंजबील शामी कहते हैं, यानी जो हम अदरक कहते हैं वही अदरक की दूसरी स्पेशीज़ है, लेकिन है भी वो एडवांस फॉर्म ऑफ अदरक। वही ज़ंजबील शामी सबसे पहले दुनिया की दरियाफ़्त शुदा दवा है। बहरहाल, तो अच्छा, दूसरा एक और इसमें पहलू है कि जब हम जालिनूस के लैब में जाते हैं तो जालिनूस को हम नए तलबा हैं उनको इसलिए बताना ज़रूरी है कि उन्हें पता चले कि ये कोई कहानी या दादा नानी अम्मा की कहानियाँ नहीं हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं, बल्कि ये वो फैक्ट्स बुनियादों पर है जिनको सबसे पहले साइंटिफिक दर्जा जिसे मिला और तब से आज तक साइंटिफिक उसे दर्जा हासिल है। और हाल ही में WHO ने तो बाकायदा उसके सेंटर्स शुरू कर दिए हैं, तो वो और उसको एविडेंस बेस का दर्जा भी दिया है। तो बहरहाल जालिनूस ने जो अपने लैब में 3-4 तरह के उसने रिसर्च करता था, जैसे हामा, यानी ए हामा इज ए टाइप ऑफ कोबरा, कोबरा को पाल रखा था। कोबरा से वो चिक्स यानी मुर्गों को डसवाता था और उसके बाद तिर्याक फारूक का खिला करके उसका इफेक्ट देखता था, फिर उसको डॉक्यूमेंट करता था। और कभी कभार ये करता था कि पहले तिर्याक फारूक खिला देता था, उसके आधा घंटे के बाद जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि उसको पता थी कि कुव्वत हाजमा कुव्वत तबिया की मदद से कितना टाइम लेगा कि वो जो है जुज़ बदन बन जाएगा। उसके बाद वो फिर वो हामा से उस चिड़ियों को चिकन को डसवाता था। डसवाने के बाद देखता था कि ये हामा का असर उन चिक्स पर क्या असर पड़ा, उसको डॉक्यूमेंटेशन करता है। उसके अलावा उसको मंकी पाल रखा था, बहुत सारे मंकीज थे उनके लैब में। इत्तेफाक से एक दिन उसमें लिखा हुआ बहुत सारी किताबों में, गिना-मिना में लिखा है, कामिल सना में लिखा है, फिर उसके अलावा जो है इसमें
ज़कीर अखबार शाही में लिखा है कि वो मंकी देखा कि मंकी, उसके बहुत सारे मंकीज़ में से एक मंकी बहुत सुस्त है और काहिल है, खाने वाने को छोड़ चुका है, ना खाता है और ना अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ना अपने साथियों के साथ चलता है। तो उसने क्या काम किया, उसको लिया मंकी को और उसको सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस करने के बाद फिर उसको देखता है कि उसके जो हर्ट है, करने के बाद हर्ट पे गया और हर्ट में देखा कि जो हर्ट है और हर्ट के बाद के बैरूनी जो लेयर्स होती हैं, यानी जो लेयर्स और हर्ट के माबैन देखा कि बहुत फासिद रतूबात जमा है और उस फासिद रतूबात से बहुत शदीद किस्म की बदबू आ रही है। उसके नतीजे में क्या होता था कि हर्ट कंट्रैक्ट नहीं कर पाता था, न कंट्रैक्ट पर मुस्तकिल डायलेट रहता था, कंट्रैक्ट नहीं कर पाता। जब कंट्रैक्ट नहीं कर पाता था तो सर्कुलेशन उसका प्रॉपरली जिस्म को नहीं हो पाता था। तो इसीलिए अतिबा ने लिखा है कि जहाँ तफर्रुक इत्तिसाल की बात की है तो उसमें कल्ब का उन्होंने जिक्र नहीं किया। दिमाग का तफर्रुक इत्तिसाल लिखा है, असब का तफर्रुक इत्तिसाल लिखा है, अक्षिया का तफर्रुक इत्तिसाल लिखा है और हड्डी का अज़म का तफर्रुक इत्तिसाल लिखा है। लेकिन कल्ब एक ऐसा है जिसके तफर्रुक इत्तिसाल को उन्होंने कहा है कि इन्हिलाल कल्ब का मतलब मौत। और वो इस तरह से कार्डियोमायोपैथी सबसे पहले दुनिया में जो दरियाफ्त हुई, जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वो जालिनोस के की इस मेहनत का, इस लैब रिसर्च का नतीजा है जो मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा फसाद के लिए तो इतनी सख्त शराइत है कि अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कितना बाशऊर लोग थे कि कोई जो फज्द करते हैं हमारे यहाँ, कि फज्द के लिए उसने इतनी सख्त शराइत दी है, बनाई है कि आम आदमी तो उस पर उतर ही नहीं सकता। उसमें लिखा है कि फज्द का आलिम सबसे पहले जो है कैबेज पे प्रैक्टिस करेगा। कैबेज की जो बारीक बारीक रगें होती हैं, जब कैबेज को खोलें, कैबेज के पत्तों को अलहदा करेंगे तो उसमें आप बारीक बारीक रगें पाएंगे। तो कहता है कि बारीक बारीक रगों पे प्रैक्टिस करें, मतलब स्काल्पेल से। फिर उसके बाद में कहता है कि वो जो कबूतर के या फाख्ता के जो बच्चे होते हैं और जिनके अभी पर नहीं आए हुए हैं, उनकी जो उभरी हुई रगें हैं उस पर प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद में वहाँ पहले करमकल्ला पे, फिर उसके बाद में कबूतर के या फाख्ता के बच्चों पे प्रैक्टिस करने के बाद कहा है। उसके बाद एक और स्टेप है, वो मुझे बर वक्त जहन में नहीं आ रहा है, उसको कहा है फिर फाइनली जब ये सारे प्रैक्टिस के स्टेप से कंप्लीट हो जाए तब वो सर्टिफाइड होता है फज्द करने का कि वो इंसानी बदन पे फज्द करेगा। यानी उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस वेसल पे वेन पे करना है, वेन की डेप्थ क्या होगी, वेन की सरफेस एरिया, वेन का जो है डेप्थ कितनी होगी और कितना ब्लड उसे बहाया जाएगा। तो इतना ज़बरदस्त मतलब एक्सपेरिमेंट के इतने सख्त टर्म्स एंड कंडीशन ये जालिनूस ने अपनी किताब में लिखी है। बहरहाल वो अब वो तो वो तफसील रिसर्च की बात नहीं है यहाँ, तो एक मैंने ताकि बच्चों के अंदर एक वो जज्बा पैदा हो कि ये तिब कोई ऐसी वैसी साइंस नहीं है, ये अदर जो उसको हम कहते नहीं कि अदर लाइक अदर ट्रेडिशनल सिस्टम, ये अदर ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है बल्कि साइंटिफिक बुनियादों पर सिस्टम है। ये साइंटिफिक सिस्टम है। अदर ट्रेडिशनल सिस्टम में ये हो सकता है कि बहुत सारी रवायती चीज़ें हों, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ रवायती चीज़ें नहीं हैं। आप उसको करके जब लैब में देखेंगे, जब आप मरीजों पर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद उसका अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल, according to Ibn Sina's choice of remedies as well as of the patient and his idiosyncrasies, thus the certain ingredients would be allowed or disallowed in a given standard confection according to the nature of the particular patient. ये अभी बात में आएगी तो बाद में हम इसको बताएंगे। In the view of Cannon, the following classification may be specified: the close relationship between the emotions and psychological state. Psychological state shown to be even closer than the modern research has realized. इसके में इसी के ताल्लुक से जो हकीम ज़ुल्लुर रहमान साहब का एक जुमला है, बहुत ही तारीखी है कि कैफियत और उनके तवज्जुह से मिजाज और अखलाक के ज़रिए शख्सियत का मुताला अपनी जगह बेहद दिलचस्प और अहम है। इल्म नफ्सियात में इनकी असरअंदाजी पर अभी बहुत तवजीह नहीं की गई है। यूनानी के नज़रियात की रोशनी में सेहत व मर्ज़ दोनों सूरतों में इंसानी नफ्सियात की बहुत सी गिरहें खुल सकती हैं। कैफियत व मिजाज के तनासुब और अखलाक की कमी व बेशी से इंसानी साख्त और तबीयत में जो मुख्तलिफ अलामात और खसूसियात पैदा होती हैं, वही दरअसल तिब का इतलाक़ी पहलू होगा। ये ज़ुल्लुर रहमान साहब का बहुत ही तारीखी जुमला कमेंट्स हैं जो हमारे यहाँ अखलाक का बैलेंस, अखलाक की वजह से कैफियत का वजूद, यानी अखलाक क्या अरकान का बैलेंस, अरकान जो है अरकान की जो कैफियती होती हैं वो मिजाज कहलाती हैं और उसका जो ह्यूमिड पार्ट होता है वो कहलाता है।
तो इनका बैलेंस और तनासुब किस कदर इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, जो अभी हमने हकीम सलीज़ुर रहमान साहब का वो तारीखी जुमला आपको सुनाया। अब यही वो क्लासिफिकेशन है जो बाद में मुख्तलिफ क्या नाम है अखलाक के अतबार से उनका तकसीम किया गया है, जैसे संगुइन, फ्लेगमेटिक, बिलियस, सैटर्निन, फ्रिजिड, हॉट, ये वो क्लासिफिकेशन है जो दिए गए हैं। एक और क्लासिफिकेशन अभी आपको हैरत होगी, मैं एक स्टडी पेश कर रहा हूँ, ये नेचर में जो दुनिया का नंबर 1 जर्नल माना जाता है, उसमें ये पब्लिश हुआ है पेपर, जिसमें सैंपल साइज 1.5 मिलियन था, और जो अमेरिकन साइंटिस्ट ने किया है उनका ये कहना है कि इंसानी जो तकसीम है वो चार तकसीम ही हो सकती है: एवरेज, रिजर्व, सेल्फ सेंटर्ड एंड रोल मॉडल। ये 4 तकसीम उन्होंने की है। अब ये हमारे यहाँ जो सौदा, सफरा, बलगम, दम ये तकसीम की गई है, वही तकसीम एक्चुअल में ये है, और इससे ये हम अपने सिस्टम को इसके मुताले में काफ़ी मदद मिल सकती है, और ये हमारा सिस्टम इंटरनेशनलाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वैसे भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में भी प्रैक्टिस होती है। अभी मैं वहाँ शंघाई कॉन्फ्रेंस में था, जो गुवाहाटी में हुआ, तो वहाँ पे हमने मंगोलियन को देखा, वहाँ पे हमने मंगोलियन मेडिसिन देखा। मंगोलियन मेडिसिन से जब मंगोलियन साइंटिस्ट से जब मैंने डिस्कस किया तो उनका जो कंसेप्ट था एग्जैक्टली वही था जो यूनानी था। जो हमारे यहाँ अखलाक का कंसेप्ट, कैफियत का कंसेप्ट यानी मिजाज, जो अरकान जो एलिमेंट्स, और जो कुआ यानी फैकल्टी, और अरवा बिल्कुल हूबहू। एक बहरीन की MBBS MD डॉक्टर आई थी, जो उसको हजामा सीखने, तो वो उसको ये बताया गया कि हजामा जो है आयुर्वेदा वाले सिखाते हैं। तो मुझसे डिस्कस हुआ, तो फिर उन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें, तो उसके बाद में तो उसको ये पता चला नहीं, हजामा जो है यूनानी मेडिसिन का पार्ट है, वरना बाहर दुनिया में तो ये बताया जा रहा है कि नहीं, सब आयुर्वेदिक पार्ट है। बहरहाल वो अलग मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो मंगोलियन में भी एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस है जो यूनानी का कंसेप्ट है। अफ्रीकन मेडिसिन में आप अफ्रीकन का देख लीजिए, एग्जैक्टली वही है जो यूनानी मेडिसिन का है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, तो मेरे ख्याल में मॉडर्न मेडिसिन के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर हम चूँकि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास अफराद ऐसे नहीं हैं जो दुनिया को जाके बता सकें कि सबसे बड़ा सरमाया तिब का हमारे पास है, हमसे फ़ायदा उठाइए, और हम अपना वो अम्बेसडर बनाइए, ताकि हम तिब को लोगों तक बताएं और वो करें। जापानीज़ मेडिसिन का अगर आप कंसेप्ट देखें, वो भी वही है, यूनानी मेडिसिन। चाइनीज़ मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन इसीलिए हमसे डिफरेंट हो गया कि चूँकि यूनानी मेडिसिन दुनिया की तमाम तहजीबों का एक खूबसूरत पार्ट है। चाइनीज़ मेडिसिन कुछ नहीं है, सिर्फ चाइना की अपनी थ्योरी है, और उसी बुनियादों पे वो रह गया। आयुर्वेदिक मेडिसिन वो भी इसकी कड़ियाँ, अगर आप मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था जर्मनी का, उसमें लिखा था कि हिप्पोक्रेट्स या उससे पहले के जो अगर हम देखें, और जालिनूस से पहले और हिप्पोक्रेट्स के पीरियड की जो कहानी है, तो वो कहानी पूरे तौर पर मिलती है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से जुड़ती हुई कड़ियाँ हैं। बल्कि उसने लिखा है कि अगर ये देखा जाए कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो अगर आया है, तो हो ना हो ये वही मेडिसिन है जो जिसको हम ग्रीक मेडिसिन या यूनानी मेडिसिन कहते हैं, उससे जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं। लेकिन उसके बाद में चूंकि इसमें एडवांसमेंट नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर खित्ते में आकर के रुक गई, इसलिए ये इसमें बहुत ज़्यादा वैलिडेशन और अपडेट नहीं हो सका जो यूनानी मेडिसिन को मिला। क्योंकि यूनानी मेडिसिन को अरबों की मेहनत मिली, उसके बाद हिंदुस्तान में नवाबों की और इनकी सरपरस्ती मिली, इसलिए ये बेइंतहा डेवलप हुई, और पूरी दुनिया का यानी आलम का ये सिस्टम और मलजा मावा रही मेरा। तो ये रहा। इसके अलावा अभी एक स्टडी हमने अपने यहाँ करवाया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पब्लिश हो जाएगा, तो पेपर हम देंगे, जो अजनास अशरा वो क्या नाम है, इब्न सीना का जो कंसेप्ट है कि अजनास अशरा के ज़रिए तो तशखीस की है उन्होंने। जैसे बहुत सारे लोगों ने अजनास खमसा, जैसे अजनास खमसा में आपका रब्बन तबरी का है, और फिर उसके अलावा जो है इब्न रुश्द हैं, उसके अलावा नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं, उसके अलावा मजूसी हैं। फिर इन्हीं पाँचों को तौज़ीह और तफसील के साथ इब्न सीना ने उसको अजनास अशरा कर दिया है, 10 डिटर्मिनेंट्स बना दिए। लेकिन अभी हमने एक स्टडी करवाई है, और इंटायर लिटरेचर बुनियादों पर इंशाल्लाह ये बहुत अहम स्टडी होगी, जो मिजाज को आइडेंटिफिकेशन में सबसे वैलिड और सबसे करीब डेटा, जिसको हमने
10 एक्सपर्ट्स यूनानी, जिसको टॉप स्कॉलर कहा जाता है यूनानी में, जिनके अंदर थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध है, अंडरस्टैंडिंग है जो है यूनानी का, उनसे जब हमने कमेंट्स लिया तो सब ने लिखा कि इट इज़ एन एक्सेलेंट वर्क, और ये तो बहुत ज़रूरी है कि जल्दी ही इसको पब्लिश हो। हमने उसको पब्लिश के लिए भेज रखा है। बहुत अभी चूँकि एक्सेप्टेंस नहीं आया है, जिस दिन एक्सेप्टेंस आएगा वो, क्योंकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर में वो प्रोजेक्ट था, मतलब थीसिस थी, तो जब आ जाएगा तो हम सबके सामने आम करेंगे। लेकिन वो इतना करीब है कि आप खुद देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि अतिब्बा की दूर रस निगाहें इतनी करीब थी, इतना साइंटिफिक बुनियादों पे थी कि वो मैं क्या बताऊं, वो जब क्वेश्चनायर आपके सामने आएगा तो आप खुद उसका अंदाज़ा कर लोगे। और आप सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि डायग्नोसिस में एक बड़ा विंडो निकल के आएगा, एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि हम जब डायग्नोसिस करवाते हैं तो उसमें हज़ारों रुपए हमारे खर्च होते हैं, तो उन पैसों को हम बचा सकते हैं ऐसे टूल से, ऐसे डिटर्मिनेंट से जो इंसानी मिजाज, इंसानी अफ़आल, इंसानी हरकत व सकनात के करीब हो। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही हम उसको आपके सामने लाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है, तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता हम उसको आम नहीं कर सकते। No doubt the great difference between the ancient and modern medicine is one of the outlooks which accounts for the difference of the topics that appeared interesting and even important in those days is passed over by the modern physiology and pathology. Each century has its own interest. The mistake made is to suppose today the older interests were wrong, incorrect, useless, and to label them as out of date. True fashion of all kinds come to be out of date, but the epithets right, wrong do not apply. The more carefully we observe modern medicine, science, the more evident it comes. Just its terminology and subject of conversation are different. Things are seen from new angles and things only summarized then are amenable to tangible description now. मेडिसिन, ये सारी बातें अभी हमने पीछे कह दी। मेडिसिन इज द साइंस बाय विच वी लर्न वायरियस स्टेट्स ऑफ द बॉडी, यानी हेल्थ या हेल्थ लॉस हो जाए, हेल्थ खो जाए तो हम हेल्थ को वापस लें। When lost is likely to be restored to health. In other words, it is an art whereby health and form is conserved, and the art whereby it is restored after being lost. Classification speculative, यानी दो तरह से, theoretical, practical, but truly every science has both speculative and practical side. Philosophy has a speculative and practical side, so has medicine. इसीलिए मेडिसिन को आर्ट एंड साइंस का दर्जा दिया जाता है। इन मेडिसिन these two aspects belong together. One deals with the basic principles of knowledge, the other with the modern operation of these principles within the body. The former is theory, the latter is an applied knowledge. Theory of medicine is that which must, when mastered, given a certain kind of knowledge, apart from any question of treatment. Thus we said that there are three forms of fever and constitutions. ये थ्योरिटिकल नॉलेज है कि हमें पता चले कि कंसेप्ट्स क्या है, थियरी क्या है, और उन थियरी को हम अप्लाई करें तो वो उसका प्रैक्टिकल पहलू होता है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इज नॉट द वर्क विच द फिजिशियन कैरीज आउट, बट इज दैट द ब्रांच ऑफ मेडिकल नॉलेज विच व्हेन एक्वायर्ड enables one of them to form an opinion upon which to base the proper plan of treatment. यही प्लान ऑफ ट्रीटमेंट ही हमारा अप्लाइड पार्ट होता है। और जो मिजाज की कितनी किस्में हैं, सूए मिजाज कितने टाइप से हैं, हुम्मा की कितने टाइप्स हैं, ये सब क्या होते हैं? थियरी यानी कंसेप्चुअल नॉलेज या स्पेकुलेटिव नॉलेज या नजरी। Thus it is said for inflammatory foci, the first agent to imply are infringents, inspisicents, repellents। ये टाइप आप अपने यहाँ ट्रीटमेंट का रादे, हाबिज और तफे, दाफे, ये एक वो है टर्म्स हैं। देन वी टेम्पर दीज विथ मॉलिफिकेंट्स, मुहल्लिल, एंड फाइनली व्हेन द प्रोसेस इज सब्सिडाइजिंग रिजॉल्वेंट मॉलिफिकेंट्स विल अकम्प्लिश द रेस्ट। अब आते हैं जो टॉपिक हमें दिया गया है उसकी तरफ। तो अखलाक, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हम खाते हैं और खाने के बाद एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म शक्ल अख्तियार कर लेती है, उसको हम अखलाक कहते हैं। अखलाक का मतलब होता है वो रतब सयाल मादे जो ऐसे बर्तनों में बंद हैं जिन्हें वो बह जाने से बाद रखते हैं,
ये मसीही ने तारीफ की है। दूसरी तारीफ ये है कि जिसकी तरफ ग़िज़ा अव्वलन मुस्तहिल होती है, यानी जिसकी तरफ ग़िज़ा सबसे पहले एक फार्म से दूसरे फार्म कन्वर्ट होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं वो तो सब के सब एक फार्म से दूसरे फार्म कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसका कुछ फासिद पार्ट ऐसा होता है जिसको बॉडी यानी कोते गाजिया के अंडर सुपरविज़न में कोते तबिया अमल करती है, उस पर अमल नहीं कर सकती, यानी आजिज़ और कासिर है। तो जो आजिज़ और कासिर होते हैं वो फजलात होते हैं जो अमा और के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है, जिसको हम बराज कहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मेजर पार्ट हैं जो एक फार्म से दूसरे फार्म कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कैलूस कहते हैं, वो कैलूस इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि वो जिगर के लिए जिगर उस पर काम कर सके। अब जिगर कम काम करेगा, जिगर कितना अच्छा काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि मैदा और अमा ने किस किस्म की ग़िज़ा, किस किस्म की कैलूस भेजी है, और कैलूस इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी ग़िज़ाएँ, कैसी ग़िज़ाएँ लतीफ़ हैं, ग़िज़ाएँ गलीज़ हैं, ग़िज़ाएँ रद्दीउल कैमूस हैं, ग़िज़ाएँ जयदुल कैमूस हैं, ग़िज़ाएँ लतीफ़ुल कैमूस हैं, ग़िज़ाएँ सालिहुल कैमूस हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स हैं, हाईली न्यूट्रिएंट्स हैं, ईज़िली डाइजेस्टिबल हैं, लेट डाइजेस्टिबल हैं। उस एतबार से उन तनासुब से कैलूस बनते हैं, और उन कैलूस और उसी एतबार से मैदे को मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभार मैदा, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि ग़िज़ाएँ की कमियत कैसी है। अगर ग़िज़ाएँ स्वाले हैं और ग़िज़ाओं की कमियत ज़्यादा है तब भी परेशानी होगी मैदे को मेहनत करना। इसीलिए अतिबा ने कहा है कि ग़िज़ाएँ कितनी इस्तेमाल की जाएँ। ग़िज़ाएँ कहा गया है, अतिबा ने लिखा है कि जब मैदे का 3 हिस्सा हो जाए, पुर हो जाए, एक हिस्सा खाली रह जाए तो ग़िज़ा छोड़ दी जाए। और ग़िज़ाएँ के बारे में भी लिखा है कि अगर हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हमें लतीफ़ भी ग़िज़ाएँ होती हैं, यानी चिड़िए या चिकन का गोश्त भी होता है, और बड़े और दूसरे गोश्त भी होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो अतिबा ने लिखा है कि सबसे पहले हमें गलीज़ ग़िज़ा, गलीज़ गोश्त खाना चाहिए। उसके 10-15 मिनट बाद हमें लतीफ़ करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम पहले लतीफ़ ग़िज़ाएँ, यानी मान लो बटेर या चिड़िया या चिकन का हमने फ्राई खा लिया और उसके बाद गलीज़ ग़िज़ाएँ खाई, तो क्या होगा, ये लतीफ़ ग़िज़ाएँ भी फासिद हो जाएंगी, और जो बाद वाली ग़िज़ाएँ हैं वो भी फासिद हो जाएंगी। क्योंकि जब हम पहले गलीज़ ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि क़ुव्वत हाज़मा पूरे तौर पर तबीयत उस पर फोकस करती है और उसको हज़म के किसी मराहिल तक गुजार देती है, और उस मराहिल के गुजरने के बाद जब लतीफ़ ग़िज़ाएँ पहुँचती हैं तो ईज़िली, चूँकि आसानी से डाइजेस्ट हो सकती हैं, तो उसी के साथ ये मिल जाती हैं, और जब मिल जाती हैं तो ये भी फासिद होने से बच जाती है। तो इस तरह से ये तरीका अतिबा ने बताया है। अब ये ग़िज़ाओं की तफसील नहीं है, इसलिए मैं चूँकि जुज़ी तौर पर बता दिया और वक्त भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज़ बताऊँ कि जो हार्मोन की बात चलती है कि हार्मोन को कहाँ रखा जाए, हार्मोन अखलाक का पार्ट है या हर अखलाक का पार्ट है कि नहीं। अब अखलाक की डिफिनेशन, अखलाक को अभी डिफ़ाइन किया गया। अब अखलाक के अफ़ाल हम बता दें। अखलाक के अफ़ाल या तो न्यूट्रिशन मुहैया कराना है, अखलाक के अफ़ाल या तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, अखलाक का अफ़ाल या तो इनहिबिशन का काम है, अखलाक के अफ़ाल या तो एक्साइटेशन का काम है। यानी न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और उसके अलावा रुतूबत मुहैया कराना। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोवाइड प्रोवाइड यानी मेंटेन वाटरी बैलेंस। उसके अलावा एक्साइटेशन, किसी अमल को तेज कर देना। उसके अलावा इनहिबिशन, किसी अमल को रोक देना। यानी ये 5 फंक्शन है अखलाक के। अब आ जाइए हार्मोन के बारे में। हार्मोन का इसके अलावा क्या फंक्शन है? न्यूट्रिशन। कुछ हार्मोन ऐसे जो न्यूट्रिटिव काम करते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर काम करते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो किसी अमल को रोक देते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं किसी अमल को तेज कर देते हैं। अब ये समझ लीजिए कि यानी जो हार्मोन हुआ, जो मुमासिलत अफ़ाल का हार्मोन अफ़ाल हार्मोन के हैं, कमोबेश वही अफ़ाल अखलाक के हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि हार्मोन भी अखलाक का ही पार्ट है। अब वो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, दुनिया भर के हार्मोन हैं। एसिटाइल कोलिन हार्मोन भी है, और वो भी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। और उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये भी हार्मोन भी हैं, और उसके अलावा ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी आते हैं। कुछ लोकल हार्मोन्स हैं, तो नंबर ऑफ हार्मोन्स हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा
اور फिजियोलॉजी में। जिस तरह से मवालिद सलासा के लिए अरकान अरबा वलिया, उसी तरह से अखलात अरबा को बनाते अरकान कहते हैं, क्योंकि इन अखलात में हर एक रुकन की नज़ीर है। अब यहाँ ये बताया गया है कि अरकान, जो कि जाहिर बात है, हमारी ग़िज़ाएँ क्या हैं? अरकान। हमारी जिस्म इंसानी की तौलीद किससे है? अरकान से है। और अरकान क्या है? अरकान और हमारी ग़िज़ाएँ किससे होंगी? क्योंकि जिससे तौलीद हुई है उसी जैसी मुमासिल चीज़ों से। अब उस जैसी मुमासिल चीज़ को हम डायरेक्ट खा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? हमारे तौर पर हमारे लिए कुदरत ने क्या काम किया है कि ग़िज़ाएँ दी हैं, दवा और ज़रूरत पड़ने पर दवाओं का इस्तेमाल किया है। दवाएं क्या करती हैं? किसी एक्शन को बढ़ा देती हैं, किसी एक्शन को कम कर देती हैं, और किसी एक्शन को एतदाल में ले आती हैं। ये दवाओं का काम है। अब दवाओं की 2 तरह से है, ग़िज़ाई दवाई, दवाई ग़िज़ाई। बहुत सारे हमारे जितने ये घरों में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात हैं वो ग़िज़ाई दवाई हैं। दवाई ग़िज़ाई के फॉर्म में कहीं इस्तेमाल होते हैं कि जिनको हम दवान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दवाई ग़िज़ाई हो जाएंगी, जिनको हम ग़िज़ान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ग़िज़ाई दवाई हो जाएगी। मिसाल के तौर पर बादाम है, लोगों ने बादाम शीरी हम इस्तेमाल करते हैं एज ए ग़िज़ान, तो न्यूट्रिएंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ग़िज़ाई दवाई हो गया। हम इसी तरह से मिसाल के तौर पर माऊ शहीर हम इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ाई दवाई। दवान भी इस्तेमाल करते हैं। जालिनोस ने इसके 10 फंक्शन बताए, हिप्पोक्रेट्स ने बुकरात में 10 फंक्शन बताए हैं, और माऊ शहीर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। माऊ शहीर को क्या नाम है, फालिज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। माऊ शहीर को अमराज़ क़ल्ब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बेसिकली ये ग़िज़ाई मादा है, लेकिन किसी हद तक इसका दवाई है, तो ये ग़िज़ाई दवाई हो गया। इसी तरह से खस है, खस को हम ग़िज़ान कम इस्तेमाल करते हैं, दवान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग़िज़ान अर्क खस को हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं जैसे शरबत के तौर पर, तो ये दवाई ग़िज़ाई हुआ। तो ये नंबर ऑफ चीज़ें। खशाश हमारे यहाँ ग़िज़ान भी है, दवान भी है, लेकिन दवाई पहलू ज़्यादा है, ग़िज़ाई पहलू कम है, तो इसीलिए हम दवाई ग़िज़ाई कहते हैं। तो बहरहाल, तो अब ये क्या है? ये अरकान की नुमाइंदगी करते हैं, यानी किसी में रुकने नार ज़्यादा होगा, किसी में रुकने अर्ज़ ज़्यादा होगा, किसी में रुकने माँ ज़्यादा होगा, किसी में रुकने हवा ज़्यादा होगा। तो ज़ाहिर बात है कि इंसानी बदन की तकमीन इन्हीं चारों अरकान से है। इन चारों अरकान से होने की वजह से अपने इर्द, अतिबा ने लिखा कि अपने इर्द गिर्द के मुमासिल ग़िज़ा के इर्द गिर्द के आशाब जड़ी बूटियों से इलाज करो, अपने इर्द गिर्द के जड़ी बूटियों से इलाज करो, यही तुम्हारे मिजाज के मुताबिक है, यही तुम्हारे अफ़ाल के मुताबिक है, यही तुम्हारे नेचर के मुताबिक है। तो ये जो इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं या ग़िज़ाएँ हैं वो क्या है? ये अरकान की नुमाइंदगी करती हैं। अरकान को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि अरकान की बदली हुई शक्ल ग़िज़ाएँ दवाएँ हैं। मतलब यानी जो ग़िज़ाएँ हम चाहे नबात के फार्म में लें, चाहे हम ग्रेन्स के फार्म में लें, चाहे हम साग सब्जियाँ के फार्म में लें, चाहे हम फ्रूट्स के फार्म में लें, और चाहे अदविया के फार्म में लें, ये अरकान की बदली हुई शक्ल है। अच्छा, ये अरकान की बदली हुई शक्ल है, ये कौन सा है? ये सेकंड आर्डर है। मिसाल के तौर पर जो हमारे यहाँ पर ग़िज़ाएँ वो 2 तरह से हैं, एक एनिमल ओरिजिन ग़िज़ाएँ हैं और दूसरा ये प्लांट्स ओरिजिन ग़िज़ाएँ। तो प्लांट्स ओरिजिन अरकान की पहली शक्ल है, यानी अरकान प्लांट्स में गया, एनिमल्स ने क्या काम किया? उस प्लांट्स को खाया, उससे क्या बनाया? दूध बनाया, उनके गोश्त भी मिले, तो गोश्त हमें क्या हुए? यानी अरकान की सेकंड ऑर्डर है। यानी फर्स्ट ऑर्डर क्या हुआ? ये जो फर्स्ट ऑर्डर सब्जियां, फ्रूट्स और ग्रेन्स हुए। इसके बाद में एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स ने खून बनाए, गोश्त क्या है? खून की जमी हुई शक्ल है, यानी उनके जमे हुए खून गोश्त कहलाते हैं। गोश्त को हमने इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये हो गया कि अरकान की सेकंड ऑर्डर हमें मिली, और जो अब हमारे मैदे को आसानी से हमारा मैदा उसको डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए कि वो हमारे मिजाज से ज़्यादा आहंग है। इसी तरह से दूध है, दूध ये खून की बदली हुई शक्ल है, जो अरकान की फर्स्ट ऑर्डर एनिमल्स में कन्वर्ट हो। फर्स्ट ऑर्डर क्या था? वो सब्जियां, फ्रूट्स और दूसरी चीज़ें जो एनिमल्स खाते हैं। उन एनिमल्स ने दूध बनाए, खून बनाए, खून से जो क्या बनी? दूध बना, दूध को हमने इस्तेमाल किया, इसीलिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा हम अतिबा ने लिखा है दूध है। वो दूध हमारे लिए हमारे मिजाज के मुताबिक ज़्यादा हम आहंग हुई, हमारे मैदे को
आसानी से मैदा हमारा उससे मानूस हो गया, इसलिए कि वो हमारे से काफ़ी करीब तर है। तो और ये सब क्या करते हैं, ये चारों अरकान को नुमाइंदगी करते हैं। और चारों अरकान किस चीज़ की नुमाइंदगी करते, चारों अरकान से क्या बनते हैं, कैफियतें पैदा होती हैं। कैफियत और उनका ह्यूमिड पार्ट क्या कहलाता है, अखलाक कहलाता है। अगर मायत गालिब है तो बलगम की नज़ीर है, अगर हवाइयत गालिब है तो दम की नज़ीर है, यानी दम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर नारियत गालिब है तो ये सफरा यानी खिलते सफरा की नज़ीर है। और अगर और उसके अलावा सर्द अर्जियत गालिब है तो ये सौदा की नज़ीर है। और सबके मिजाज अलग अलग हैं, सफरा का मिजाज गर्म खुश्क है, दम का मिजाज हार रतब है, बलगम का बारिद रतब है, और का बारिद याबिस है। बदन इंसान की तकवीन इन्हीं चारों अखलाक से, कोई भी हैवान नातिक इन चारों अखलाक के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इंसान की सेहत इन चारों अखलाक के अतदाल से ही मुमकिन है। अखलाक के अदम अतदाल बहैसियत कैफियत व कमियत के अमराज का पेश खीमा है। अभी बातें हमने ये कह दी है कि कमियत खराबी हो, कैफियत खराबी हो। अगर कमियत खराबी होती है तो वो साले अखलाक नहीं बनाएगा, फासिद अखलाक बनाएगा। फजलात ज़्यादा पैदा होंगे, जब फजलात जिसमें इकट्ठा होंगे तो फजलात आज़ा के रखनों खलाओं में जमा होंगे, और जब आज़ा के रखनों खलाओं में जमा होंगे तो रूह का नफूज यानी रूह की एंट्री रोक देंगे। और जब रूह की एंट्री रोक करेगी तो वहाँ पे मुख्तलिफ कुआ भी मुतासिर होगा, क्योंकि रूह जो है, रूह क्या है, कुआ की सवारी है। यानी जब रूह जाता है तो कुआ को साथ में ले जाता है। अब कुआ नहीं जाएगी तो वो पर्टिकुलर आर्गन हम अपने अफ़ाल से रुक जाएगा, और वही अफ़ाल का रुकना क्या कहलाता है, बुतलान फ़ेल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, नुकसान फ़ेल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तशवीश फ़ेल कहलाता है। तशवीश फ़ेल जहाँ पे हरारत और यबूसत का गलबा होता है, जिसमें वायलेंट होता है, जिसमें एक्साइटेशन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस्म की कैफियत का नुमाइंदगी, कैफियत की नुमाइंदगी अरकान की नुमाइंदगी है, और अरकान की नुमाइंदगी आपके ग़िज़ाओं और ग़िज़ाओं की नुमाइंदगी पर है, और ग़िज़ाओं की कैफियत पर, ग़िज़ाओं की कमियत पर, आज़ा और जो आज़ाए हाज़मा हैं उनकी कारकर्दगी पर। अगर वो साले हैं तो साले खिल्त बनाएंगे, अगर वो खुद बीमार हो चुके हैं तो बीमार खिल्त बनाएंगे। जैसे इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मर्द शैखुकत है, जिसको अपने यहाँ साइमन डिजीज़ बोलते हैं, फिजियोलॉजी में क्या कहते हैं, साइमन डिजीज़। साइमन डिजीज़ में क्या होता है कि आदमी 40 साल का, 30 साल का आदमी 60 साल का लगने लगता है, गाल पिचके होंगे और उसके आज़ा और चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, और उसको हमारे यहाँ तिब्बा ने क्या कहा है, मर्द शैखुकत कहा है। क्यों कहा है, उसकी वजह यह है कि मैदे का मिजाज बारिद याबिस हो जाता है, और बारिद याबिस जब मैदे का मिजाज हो जाएगा तो वो बारिद याबिस खिल्त बनाएगा। और बारिद याबिस मिजाज क्या है, ये मौत का मिजाज है। इंसानी जिस्म का मिजाज, इंसान का मिजाज क्या है, हार रतब है। इंसान जब पैदा होता है तो उसका मिजाज क्या होता है, हार रतब होता है। खून का मिजाज हार रतब है। मनी का मिजाज यानी स्पर्म का मिजाज हार रतब है, यानी खून का मिजाज हार रतब, मनी का मिजाज हार रतब, पैदा होने वाले बच्चे का मिजाज हार रतब। और क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो मनी से करीब होता है, माँ बाप के खून से करीब होता है। माँ बाप के खून का मतलब यानी माँ बाप के मनी से करीब होता है, और मनी से करीब होता है तो वहाँ पे रुतूबत गरीजिया ज़्यादा होती है, और रुतूबत गरीजिया ज़्यादा होगी तो हरारत गरीजिया लामहला ज़्यादा होगी। क्योंकि हरारत गरीजिया रुतूबत गरीजिया क्या है, हरारत गरीजिया के लिए प्रोटेक्टर है, और हरारत गरीजिया को महफूज रखती है। हरारत गरीजिया उस वक्त तक जिंदा है, उस वक्त तक जिस्म के अंदर सही सालिम है, जब तक जिस्म के अंदर रुतूबत गरीजिया का तनासुब मेंटेन और मौजूद है, जब तक वो है। और इसीलिए बचपन में रुतूबत गरीजिया काफ़ी होती है, अपनी वाफर मिकदार में होती है। और आपने देखा होगा कि बच्चा रतब चीज़ें बहुत खाता है, गर्म चीज़ों से हार रतब चीज़ें बहुत पसंद करता है। क्यों, क्योंकि उसके जिस्म का मिजाज हार रतब है, और हरारत तो है खूब लेकिन उसके साथ रुतूबत भी है। तो इसलिए बच्चे का नॉर्मल ग़िज़ा क्या है, रकीक और हार। अगर बच्चों से अगर पूछा जाए कि बच्चों का स्टैंडर्ड ग़िज़ा क्या है होनी चाहिए, तो रकीक और हार ग़िज़ा होना चाहिए। अभी CCRM का एक कोई में शायद एक क्वेश्चन भी आया था कि बच्चों में रिकमेंडेड डाइट्स क्या हैं, तो उनका उस सवाल का सही जवाब ये है, रकीब और हार रतब ग़िज़ा। क्यों, कि बच्चे का मिजाज हार रतब है, इसलिए रुतूबत ज़्यादा हो, वो रुतूबत ताकि रुतूबत गरीजिया का हिफाजत करे, और रुतूबत गरीजिया हरारत गरीजिया की हिफाजत करेगी।
वरना क्या होता है, हरारत मुस्तकिल, और फिर उसके अलावा क्या करता है हरारत उस रतूबत को अपने लिए इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है, उसको हमारे नशोनुमा में, हमारी ग्रोथ में काम आता है, हमारी नशोनुमा होती है। यानी आपने देखा होगा एक फैमिली में 4 भाई हैं, किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी का मियाना है, और किसी कोई स्टंट हाइट है। क्यों? ये डिपेंड करता है कि हरारत ने कितना काम किया। यानी जितना हरारत, रुतूबत क्या है, हरारत के लिए मादा है, उस मादे को मल्टीप्लाई करता है, और जितना मल्टीप्लाई करेगा उतना ही ग्रोथ अच्छी होगी। इसीलिए जब मॉडर्न मेडिसिन में लिखा है कि जो क्या नाम है, ग्रोथ का 22 से लेकर के 24 साल तक है, एक उन्होंने रेंज दिया है, लेकिन ये रेंज सही नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क़ुव्वत तबिय्या कितना सही सालिम है। क़ुव्वत तबिय्या जितना बैलेंस होगी उतना स्वालेह कैमूस बनेंगे, उतना कैलूस बनेगा, और स्वालेह कैमूस बनेंगे, और उतने ही मतलब यानी क़ुव्वत तबिय्या सलामत का मतलब क़ुव्वत हाज़मा का सलामत होना। क़ुव्वत हाज़मा के सलामत मतलब क़ुव्वत तबिय्या सलामत होगी तो क़ुव्वत हाज़मा उतना काम करेगी। और क़ुव्वत हाज़मा की जो सबसर्विएंट फैकल्टी क्या है, जाज़बा, मासिका, हाज़मा, दाफ़िया, उनको यूज़ करके, और जो फिर उसके बाद में जो मदारिज अमल हैं, यानी जज़्ब, पहले क्या करता है, मदारिज अमल 3 है, क्या करता है, जज़्ब करता मादे को, फिर उनको चिपकाता है, इल्ज़ाक यानी एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और उसके बाद में उसको पेस्ट करता है, और फिर फाइनली एसिमिलेट करता है। यानी क्या हुआ, पहले जज़्ब किया, फिर इल्तिज़ा किया, फिर तशाबुह बना दिया, यानी उसी जैसा बना दिया, उस आर्गन के मुताबिक। तो अब ये क्या करता है, ये सब के सब क़ुव्वत तबिय्या के ज़ेर असर आते हैं। और क़ुव्वत तबिय्या जब तक एक्टिव और फ़आल रहती है तब तक इंसानी ग्रोथ का सिलसिला चलता रहता है। जिस वक्त क़ुव्वत तबिय्या का अमल रुक गया, वहीं आपकी ग्रोथ रुक गई। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब क्या है कि हरारत के पास जो रतूबत बन रहे थे, रतूबत की मिक़दार कम हो रही है, क्योंकि हरारत खुद रतूबत को जज़्ब करती है, और जो जज़्ब करेगी तो ये अल्टीमेट क्या होगा, ये रतूबत के बजाय यबूसत हो जाएगा। और यही यबूसत क्या कहलाता है कि अब मिजाज इंसान का क्या हो जाता है, हार याबिस। तो इंसानी मिजाज जो होते हैं ये इस पर डिपेंड नहीं करते कभी कि असनान पर डिपेंड करते हैं, यानी एजेस पर। जो इंसानी मिजाज है चारों, हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, बारिद याबिस, ये उम्र पर नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है कि क़ुव्वतें कितना सही सालिम है। जब तक क़ुव्वत तबिय्या सही सालिम है तब तक ग्रोथ होता रहेगा, तब तक मतलब सिन्नी नमू और सिन्ने शबाब चलता रहेगा। और जिस वक्त सिन्नी नमू ये क़ुव्वत तबिय्या मात पड़ जाएगा, यानी रुक जाएगा अपने अफ़ाज़ से, तो सिन्ने वक़ूफ़ आ जाएगा, जिसको हम सिन्ने वक़ूफ़ कहते हैं, और उस वक्त मिजाज हार याबिस हो जाएगा। और जब मिजाज हार याबिस हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है हरारत का जो मादा क्या था, वो रतूबत था, और रतूबत ही जब नहीं रहा तो हरारत कितने दिनों तक रहेगा, एक ख़ास वक्त तक। उसके बाद में क्या होगा, हरारत खुद मात पड़ने लगेगा, और हरारत जब मात पड़ने लगेगी तो हरारत मात पड़ने का मतलब क्या हो गया, यानी वो यबूसत का गलबा होता जाएगा और हरारत कम होती जाएगी, और जब हरारत कम हो जाएगी तो यही हरारत बदल के बुरूदत में हो जाएगी, और जिस वक्त वो बुरूदत हुई उसको हम सिन्ने कुहलत कहते हैं। तो अब सिन्ने वक़ूफ़ में क्या होता है कि क़ुव्वत हैवानिया बिल्कुल फ़आल होती। इसलिए आपने देखा होगा कि 18-20 साल का, 22 साल का नौजवान जो काम चाहो करवा लो, शेर से कहो वो भी उस शेर से बिलट जाएगा, क्योंकि क़ुव्वत हैवानिया बहुत फ़आल है। क़ुव्वत हैवानिया फ़आल है, और उसके अंदर बहादुरी, जराअत मंदी और वलवला, जोश, तमाम चीज़ें क़ुव्वत हैवानिया की वजह से बाकी रहती हैं। लेकिन बुढ़ापे में जब जाता है तो क़ुव्वत हैवानिया भी सुस्त पड़ जाती है। क़ुव्वत तबिय्या तो सुस्त पड़ ही चुकी थी, अब क़ुव्वत हैवानिया भी सुस्त पड़ जाएंगी। अब जो क़ुव्वत हैवानिया सुस्त पड़ जाएगी तो क्या होगा कि आपने देखा होगा कि बुढ़ापे जब आने लगता है, 40 साल के बाद लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाना शुरू करते थे। अरे भाई हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अरे भाई हमारा सुस्ती आ रही, चक्कर आ जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हम दवाओं पर गिरजोली आना शुरू हो जाते हैं। अब ग़िज़ाओं का, चूँकि क़ुव्वत तबिय्या कमज़ोर है, इसलिए ग़िज़ाओं का इस्तेहाला, ग़िज़ाओं का इंहिज़ाम, ग़िज़ाओं का एक फ़ार्म से दूसरे फ़ार्म कन्वर्जन ये सुस्त पड़ जाता है।
اور جب سست پڑ جاتا ہے تو صالح اخلاق نہیں بنتے. اب جب صالح اخلاق نہیں بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ایجنٹ، ہم کیٹلسٹ پر ہماری انزائمز اور کیٹلسٹ پر ہماری زندگی منحصر ہونے لگتی ہے. اسی لیے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک کارڈیک دوا تو آپ کو کھانی ہے کارڈیوٹونک کی، اور ایک کیا کہے گا بلڈ پریشر کی کھانی ہے، ایک کیا کہے گا ایک لیور ٹانک کی کھا لو، ایک کہے گا بی کمپلیکس کھا لو. یہ کیا ہے؟ یہ جسٹ دے سپورٹ، دے ایکسلریٹ our faculties, nothing else. یہ انزائمس ہیں، یہ سارے کے سارے انزائمس کیا ہوتے ہیں؟ یہ پروٹینس نیچر کے ہوتے ہیں، اور یہ دوائیں یہ ہمارے ایکشن کو ایکسلریٹ کرتے ہیں. تو کسی حد تک پھر ہم دواؤں پر زندہ رہتے ہیں، اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے کہ قوت طبیعہ تو متاثر سست پڑ ہی چکی تھی، اب عمل کم ہو گیا تھا، یعنی کہولت میں حیوانیہ کا عمل سست پڑ گیا تھا. ایسے وقت میں قوت نفسانیہ کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی مشورہ آپ کے پاس کوئی مشورہ کرنا ہے، یا آپ کسی اس کے کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہو، یا کوئی پاس کوئی پلاننگ ہے، تو کسی بوڑھے شخص سے پوچھ لو، یعنی جو کہولت کے اس سے گزر رہا ہو. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا آبزرویشن بہت اچھا ہوتا ہے. آبزرویشن کبھی آپ نے غور کیا کیوں اچھا ہوتا ہے؟ قوت نفسانیہ جو ہے اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو اور فعال ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس کا مشورہ عام طور پر قریب اور قریب درست ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطباء نے تو بتایا ہے کہ سن کہولت کی عمر 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، 60 سال تک رہتا ہے، اس کے بعد کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا لطیف القیموس غذائیں آپ استعمال کرتے ہو، اور کتنا اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھتے ہو. فزیکلی ایکٹیو مطلب تدابیر ہے جو ہمارے ہاں اسباب ستہ ضروریہ کی فارم میں بتائے گئے ہیں. وہ اسباب ستہ ضروریہ جس میں معقول و مشروب ہے، اس میں زیادہ کھانا نہیں کھانا ہے. زیادہ کھانا کھائیں گے تو فضلات زیادہ بنیں گے، زیادہ معقولات کا استعمال کریں گے تو فضلات زیادہ جسم کے اندر بنیں گے، اور جسم کے اندر رکیں گے تو دوسرے افعال کو متاثر کریں گے. پھر ریاضت بھی کرنی ہے. ریاضت کا ایک اسٹینڈرڈ طریقہ کار بتایا گیا. حرکت سکون بدنی جس کو ریاضت کہتے ہیں، حرکت سکون نفسانی یعنی مینٹل ایکشن بھی کرنا ہے آپ کو، حرکت سکون نفسانی. اور اس کے علاوہ نوم و یقظہ، نیند بھی برابر لینی ہے. بیداری بھی مطلب کتنا سونا ہے اور کتنا فعال رہنا ہے. اپنے آپ کو یہ نہیں کہ رات بس سوئے دن میں بھی پڑے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ نیند تو نہیں آئے گی لیکن آپ اپنے سست و کاہل رہیں گے. تو یعنی مینٹل ایکٹیویٹی بھی آپ کی کمزور اور مات پڑ جائے گی. تو اس کے علاوہ استفراغ و احتباس. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بوڑھا آدمی آتا ہے تو اس کو بھیا ایک کام کرو، تم ایک ملین تو دینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ فضلات جس میں جمع ہوتے ہیں. کیوں؟ ڈائبٹک پیشنٹ میں دیکھ لو، ڈائجسٹیو سے بہت کامن ہے، اس لیے کہ قوت دافعہ بہت کمزور ہو چکی. قوت دافعہ کیوں کمزور ہے؟ قوت طبیعہ کمزور ہے. قوت طبیعہ ہی کی پارٹ ہے قوت دافعہ. قوت طبیعہ کی شخصیہ، نامیہ اور قوت غازیہ. غازیہ کی یہ تقسیم ہے، کیا کہتے ہیں، یہ طبیعہ کی قوت غازیہ کی 4 قسمیں ہیں: جاذبہ، ماسکہ، ہاضمہ، دافعہ. اب دافعہ کمزور ہو گئی ہے، ہاضمہ تو کمزور ہی ہے، دافعہ بھی کمزور ہے. دافعہ کمزور ہے تو فضلات جسم کے اندر اکٹھا ہو رہے ہیں. اسی لیے ڈائبٹک پیشنٹ میں ڈائجسٹیو اپسیٹ بہت کامن ہے. تو اس میں بیسٹ وے علاج ہے اس کو روغن بادام شیریں دیا جائے، یا روغن زیتون دیا جائے، یا زیادہ اور سیویئر ہو تو روغن ارنڈ دیا جائے. ارنڈ کی مقدار بہت کم ہوگی، لیکن روغن بادام شیریں 2 چمچہ تک دے سکتے ہیں. اور میکسیمم جو اطباء نے بتایا ہے وہ 18 ml دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. 18 ml میکسیمم. اس کے علاوہ روغن زیتون کو اطباء نے 30 ml لکھا ہے، لیکن یہ اس کو گائے کے دودھ میں 1 گلاس گرم گائے کے دودھ میں ملا کے دیا جائے. تو جو بوڑھے لوگ ہیں اگر آپ کچھ نہ ان کی کر سکیں تو روزانہ یہ کہیں کہ 1 چمچ روغن بادام شیریں، 1 سے 2 چمچہ، یا 25 سے 30 ml روغن زیتون، 300 ml گائے کے دودھ میں گرم دودھ میں ملا کے اگر دیا جائے تو یہ قوت دافعہ کو سپورٹ کرے گا. کیوں؟ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوت دافعہ کمزور کیوں ہو گئی؟ قوت دافعہ کمزور اس لیے ہو گئی کہ وہاں پر قوت دافعہ کے سپورٹنگ فیکلٹی کیا ہے؟ حرارت اور رطوبت. یہی تو ہے، حرارت اور رطوبت. اب جسم کے اندر کیا ہے؟ رطوبت ہے نہیں، یہ یبوست کا غلبہ ہے. تو یبوست کا غلبہ ہے تو آپ جو ہے فزیکل فارم میں جو ہے رطوبت پہنچائے، یعنی جو رطوبت کم ہوا ہے اس کو بیلنس کرے. وہی رطوبت پھر آپ کو
क्या करेगा, हरकत दूधिया को, मैदा और अमा के हरकत दूधिया को स्टिमुलेट करेगा, जिससे जिस्म के अंदर जो फजलात जमा है वो निकाल बाहर होंगे। तो इस तरह से मरीज ठीक होगा। बहरहाल अब अगली स्लाइड है उस्तखुसी बुनियादी रतूबात। टाइम बहुत कम है और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा है। उस्तखुसी बुनियादी रतूबात, रतूबत जौहरिया, उनसुरिया, जिससे आज़ा वहाँ पर अवस्थित है। अब अतिबा ने यह बताया कि ये जो रतूबात होते हैं जिस्म के अंदर, वो 3 किस्म के रतूबत होते हैं। एक वो रतूबत होते हैं जो रगों में होते हैं, यानी जो वेसल्स में होते हैं। दूसरे वो रतूबत होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं। और तीसरे वो रतूबात होते हैं जो इंटर सेलुलर होते हैं। एक इंट्रा सेलुलर, एक इंटर सेलुलर और एक इंट्रावास्कुलर। तो वास्कुलर जो है, इंट्रावास्कुलर और जो इंटर सेलुलर है, यही बेसिकली अखलात है। और जो रतूबत जौहरिया उनसुरिया है, ये रतूबत है जो सेल के अंदर है। ये रतूबत क्या करते हैं, यही रतूबत गरीजिया की फॉर्म में इस्तेमाल होती है और यही हरारत गरीजिया को मेंटेन रखते हैं और ये आज़ा को टूट फूट से बचाते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया, जब तक ये रतूबत है तब तक आज़ा अपने स्ट्रक्चर पर कायम है, उसकी अपनी शक्ल, उसकी अपनी रंग, उसका अपना खोल, उसकी अपनी कन्फिग्रेशन मेंटेन है। जिस दिन ये कम हो गई वो पूरे के पूरे रप्चर हो जाएंगे, यानी वो बेकार हो जाएंगे। और अच्छा, अब ये हासिल कहाँ से होते हैं? ये हासिल होते हैं उन्हीं साले ग़िज़ाओं से जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हम, और वो साले ग़िज़ाएँ जो कैमूस की मदद से आज़ाए मतलब ये कि जो हज़्म उज़वी के लिए जो आज़ा के हज़म में जाते हैं, आज़ा में नफूज़ करते हैं, वो रतूबत फिर सेलुलर लेवल पर जाते हैं। उन सेलुलर लेवल को हमारे यहाँ आज़ाए हाज़मा कहते हैं। आज़ाए हाज़मा में अब हमारे यहाँ जैसे आजकल बहुत एक डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है। अब डायबिटीज़ के बारे में चूँकि आज़ाए हाज़मा की बात आ गई है, तो डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, सब के सब आज़ाए हाज़मा की ख़राबी का नतीजा है। और आज़ाए हाज़मा क्यों ख़राबी होती है? आज़ाए हाज़मा ख़राबी जब उसका हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में मुताला करते हैं तो क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स जब उस पर्टिकुलर सेल के, यानी सेल मेम्ब्रेन के से जब मिलते हैं, मुलाक़े करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो रिसेप्टर मिसाल के तौर पर जैसे तो वो क्या होता है, ये रिसेप्टर्स या तो पर्टिकुलर जो वो है रतूबत, उसका मिजाज ख़राब हो जाए, या ये कि उस सेल मेम्ब्रेन का मिजाज डिस्टर्ब हो जाए। अब वो मिजाज क्यों डिस्टर्ब होगा? वो मिजाज आम तौर पर, यानी जब मिजाज डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी उसकी हाज़मा ख़राबी, यानी हाज़मा ख़राबी इस तरह से होगी कि क़ुव्वत हाज़मा ख़राब होगा, क़ुव्वत जाज़बा भी ख़राब होगी। क़ुव्वत जाज़बा इस तरह से ख़राब होगी कि मिसाल के तौर पर जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है कि अपने सेल मेम्ब्रेन के पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है, और जब उसके साथ बाइंड करता है तो वो फिर क्या करता है कि सेल के अंदर इंटर करता है, और इस तरह से जब इंटर करता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं, जो और ग़िज़ाएँ हैं, ये पैसिवली ये 2 तरह से जाते हैं, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ज़रिए भी जाते हैं और ये काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ज़रिए भी जाते हैं, और ये पैसिवली डिफ्यूज़ भी करते हैं। तो क्या होता है कि उसके पीछे ये जब अंदर डिफ्यूज़ करते हैं तो वो भी चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब सेल मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर है वो बुरूदत का शिकार हो जाए, तो बुरूदत का जब शिकार हो जाता है तो क्या होता है कि वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाता इंसुलिन, और जब बाइंड नहीं कर पाता तो क्या होता है, इंटर नहीं करता। तो जब इंटर नहीं करता तो वो नहीं जाएगा, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, या जिसको हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कहते हैं, ये भी इंटर नहीं करते। जब ये इंटर नहीं करते तो हम हाइपरग्लाइसीमिया कहलाते हैं, और ये इस तरह से सर्कुलेशन में दौड़ते रहते हैं। तो ये है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसका मतलब और ये हुआ कि हाज़मे क़ुव्वत जाज़बा का खराबी हुई। अब क़ुव्वत जाज़बा ही जब खराब हुआ तो हाज़मा तो अंदर जाए ही नहीं, तो हाज़मा कहाँ से काम करेगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क़ुव्वत हाज़मा मुतासिर इस तरह से हुआ कि इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? ड्यू टू द रेजिस्टेंस।
तो ये एक एग्जाम्पल है, इसी को आप तमाम जगहों पे अप्लाई कर सकते हो इंटायर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर। उसके अलावा हमारे यहाँ जो इनकी दवाएं बताई गई हैं वो आमतौर पर 2 तरह की दवाएं बताई गई है। एक तो वो दवाएं बताई गई हैं जो जिस्म की रुतूबत जो आज़ाए हाजमा की इस्लाह करती हैं, यानी गर्म मिजाज की दवाएं। दूसरी वो दवाएं बताई गई हैं जो जिस्म के जुमला तरशहात का सिक्रीट करते हैं, जैसे बहुत सारे इंसुलिन सिक्रीटोगॉग। तो दूसरे तरशहात जब सिक्रीट करेंगे तो इंसुलिन का लामहला भी सिक्रीट होगा, तो वो इंसुलिन सिक्रीटोगॉग के ग्रुप में आएंगे, जैसे आपका चिरैता है, गुलमारबूटी है, हुलबा है, नीम जामुन है, करेला है। तो जितनी ये कड़वी चीज़ें हैं, ये सब बिटर चीज़ें हैं, ये जालिनूस ने उसने लिखा है इब्नेटुस ने कि ये जिस्म के जुमला तरशहात को बढ़ाती हैं। तो उन्हीं तरशहात में से एक तरशो आपका इंसुलिन भी है। इंसुलिन क्या है? ये हार्मोन है, और हार्मोन हम पहले ही बता चुके हैं ये अखलाक का पार्ट है, और इस तरह से वो जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो हाइपर इंसुलिनिया के मुताबिक वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इंटर कर जाता है, नया इंसुलिन किसी हद तक इंटर करके, और वो जज्ब करता है, किसी हद तक टेम्परेरी जज्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को सेलुलर लेवल पे, और इस तरह से ग्लूकोज, बढ़ी हुई ग्लूकोज का जो इर्तिकाज़ है या तनासुब है वो घट जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। जो परमानेंट उसका इलाज है कि हज़्म उज़वी की इस्लाह की जाए। बहरहाल, तो ये था इसमें। अब अगली स्लाइड है। चूँकि बदन इंसान के साख्त में मजमूई तौर से 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ठोस अशिया जिसको आज़ा कहते हैं, सयाल जिसके भी रुतूबात जिसकी हम बातें कर ही रहे थे, और तीसरी वो चीज़ है जो अरवाह है, वो भी किसी हद तक हमने बता ही दिया है कि अरवाह वो है कि जो क़ुव्वतों की सवारी है। पहली चीज़ जो रुतूबात वो अरवाह को घेरे हुए यानी आज़ा। दूसरी चीज़ वो रुतूबात बदन जो आज़ा के अंदर घिरी हुई हैं, यानी रुतूबात वो रुतूबात जिसको आज़ा अपने अंदर घेरे हुए है। तीसरी चीज़ अरवाह नफ्सानिया यानी क़ुव्वत नफ्सानिया, क़ुव्वत हैवानिया और क़ुव्वत तबिया यानी रूह, जो रूह हैवानी जब तबीयत में क़ुव्वत तबिया में यानी जिगर में पहुँचती है तो रूह तबिया में बदल जाती है। यही रूह जब वहाँ पे पहुँचती है दिमाग में तो रूह नफ्सानी में सरगिला फिलिस और मुख्तलिफ बतून में जो हज़्म नुज्ज़ होता है, हज़्म नुज्ज़ के बाद फिर वो रूह नफ्सानी की शक्ल अख्तियार कर लेती है, एक पर्टिकुलर मिजाज अख्तियार कर लेता है, और मिजाज अख्तियार करने के बाद वहाँ पे जो क़ुव्वत हादसा है और क़ुव्वत मुहर्रिका है उनके लिए उनके अमल का ज़िम्मेदार होती है, तो उसको हम रूह नफ्सानी कहते हैं। बस हरारत गरीबा से जो चीज़ अवलन और बिज़ात मुश्तइल होगी वो यकीनन इन्हीं तीनों मज़कूरा बाला अजनास में से कोई एक चीज़ होगी। अगर हरारत का ताल्लुक़ इसालतन आज़ा से है, तो अगर अब ये हरारत मतलब जो हरारत गरीबा है, अगर वो सबसे पहले किसी चीज़ को मुतासिर करती है यानी आज़ा को मुतासिर करे तो हुम्म दिक, यानी दिक के 3-4 दर्जात हैं, वो वक्त नहीं बता पाऊँगा। उसके अलावा अगर हरारत का ताल्लुक़ रुतूबात बदन से है, यानी अगर हरारत गरीबा सबसे पहले, चूँकि ज़ाहिर बात है अखलाक बनेंगे तो अखलाक अगर ये फासिद होते हैं तो ये हुम्म खिलती या हुम्म फ़ूनी के शक्ल अख्तियार करेंगे। ये 3 तरह के हुम्मियात होते हैं, हुम्म फ़ूनिया, हुम्म खिलतिया, हुम्म दिक्किया। अगर हरारत का ताल्लुक़ रूह अफ़रा के साथ है तो उसको हुम्म यौम भी कहते हैं। हुम्म यौम मतलब बुखार, आपको बहुत धूप लग गई, बुखार हो गए पर्टिकुलर दिन, या ये कि आपका मिजाज अचानक किसी वजह से मतलब भीग गए, मतलब आपका मिजाज कुछ और था और अचानक जो है बारिश में भीग गए, तो बारिश में की जो कैफियतों का आदान प्रदान होता है, यानी कैफियतों की जो तब्दीली, कैफियतों की जो एक चेंजिंग होती है अचानक, वो हुम्म यौम कहलाती है। यानी एक दिन का बुखार और जो सिर्फ कैफियत के बदलने से ठीक हो जाती है और उसमें किसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक किताब है अतिबुल कुल्ली, ये उनकी किताब है मसीही की, जिन्होंने ये कहा है कि अखलाक और रुतूबात हैं जो रूह को तजावीज़ में गिरे हुए हैं, और वो 4 किस्म के हैं। दम वो है, वो ग़िज़ा है, वो है जो ग़िज़ा के मुकम्मल नुज़ से हासिल होता है। यानी इसका मतलब जो कंप्लीट्स न्यूट्रिएंट्स की शक्ल अख्तियार करता है वो दम की फार्म में है, जो मॉडर्न में भी वही बात है और हमारे यहाँ भी बताया गया। बलगम ग़िज़ा के उस जुज़ से हासिल होता है जिस पर क़ुव्वत हाज़मा पूरे तौर पर हज़म करने से कासिर हो। यानी इसका मतलब ये हो गया कि क़ुव्वत हाज़मा उसको हाज़मा से स्किप कर गया है, या तो हाज़मा ने उस पर अमल नहीं किया है, या क़ुव्वत हाज़मा के लिए जो दरका आला है यानी हरारत गरीज़िया, वहाँ हरारत गरीज़िया का टेम्परेचर इस काबिल नहीं था कि वो बलगम को हज़्म नुज़्ज़ दे सके, और जो हज़्म नुज़्ज़ नहीं दे पाया तो
وہ इमेच्योर खिल्त रह गया, वही इमेच्योर खिल्त क्या कहलाता है, बलगम। लेकिन कल के दिन जब कभी भी हरारत, वो जो घूम रहा हुआ बलगम है, कभी हरारत या कोते हाजमा अपनी इस खास पोजीशन में आएगा तो उसको हज़्म-नुज़्म दे करके उसको और ग़िज़ाई मादा बना देगा। वैसे इसके अलावा इसका और भी काम है, जो सफ़ेद जिस्म के रुतूबात हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम जो मूवमेंट्स करते हैं, जैसे नी का मूवमेंट्स है, तो नी के मूवमेंट्स में यही बलगम होते हैं, बलगमी मादे होते हैं जो फ्रिक्शन से बताते हैं। अगर ये ना हो तो दोनों हड्डियों के माबैन फ्रिक्शन होगा, और वो यही जिसको हम कहते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो गई, तो साइनोवियल फ्लूइड यही बलगम की बदली हुई शक्ल है जो उसको चिपचिपा रखती है, और चिपचिपा रखने से दोनों हड्डियां फ्रिक्शन से महफूज रखती हैं। उसके अलावा सफरा अफरात हरारत के नतीजे में दम से हासिल होना नफुजला है। और खिलते अस्वद जो है, यानी सफरा जो बर्न आउट यानी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है किसका, अखलाक का, और जो उसका जो फुजला है वो सौदा कहलाता है, यानी जो तरसीब मादा है जो वो कहलाता है, यानी जो गिलजत की शक्ल लिए हुए है वो फुजला है, और जो लतीफ़ मादा है जबकि वो भी बर्न आउट है वो सफरा है। दम ही असल में ग़िज़ाए हकीकी है। अगर हरारत गरीज़ी और कोते हाज़मा कवी और दुरुस्त हो तो बलगम के लिए ऐसा मुमकिन है कि रूह में मुनज़्ज़म होकर दम बन जाए और बदन उससे ग़िज़ा हासिल करे। खिलते असफर और खिलते अस्वद इक़्तिज़ा के लिए किसी तौर से मुनासिब नहीं है, और कोते हाज़मा इन दोनों की इस्लाह भी नहीं कर सकती, इसलिए कि ये दोनों ग़िज़ा के हदूद से निकल कर एहतरा के दर्जे में पहुँच चुके हैं, लेकिन ये दोनों तग़ज़िया में दम की मदद करते हैं। खिलते सफरा दम के क़िवाम को रकीक करके उसे बारीक रास्तों में नफूज़ कराता है, तक़सील अमा कराता है। इसीलिए तक़सील अमा में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गर्म ग़िज़ाएँ तक़सील अमा जब वो आपने देखा होगा कि ये सफरा की कमी हो जाती है, तो सफरा की जब कमी हो जाती है तो इंटेस्टाइनल वर्म खूब पैदा हो जाते हैं और तक़सील अमा करता है। और तक़सील अमा जब होगा यानी सफरा की अफजाइश होगी तो वहाँ बलगम जमा नहीं होगा, और बलगम जमा नहीं होगा तो इंटेस्टाइनल वर्म नहीं पैदा होगा, और क्योंकि सफरा क्या करता है उसको वाश आउट करता रहता है, वहाँ मादा जमा नहीं होने देता। इसी तरह खिलते अस्वद खिलते दम के क़िवाम को गलीज़ करके उसे बह जाने से रोकता है और शहवत मैदा का काम करता है, यानी उसको एक स्टेबिलिटी मुहैया करता है। और उसके अलावा मैदा के फ़म मैदा में ये तहरीक पैदा करके और भूख को बढ़ाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप किसी शादी ब्याह में जाते हो तो वहाँ पर ट्रेलर के तौर पर आपसे ये कहा जाता है कि पहले वो खट्टी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको कहते हैं कि आप लेके आते हैं और उसको पीते हैं तो उसके बाद आपकी भूख बढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं। बहरहाल अब वक्त मुकम्मल हो गया है, जुमा भी है, इसलिए मैं स्लाइड तो भी बहुत है, गुफ्तगू भी बहुत बाकी है और बहुत सारी गुफ्तगू हो नहीं पाई है, और मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, वक्त देने के लिए, इस समा खराशी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बेहतरीन समाअत थी और मन नहीं भरा, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का भी है ये कुल्लियात का जब भी लेक्चर होता है तो उसमें बाज़ाब्ता खो जाते हैं, और वो भी इस मयार का जिसमें आपके लिए हर एक स्लाइड हर एक पॉइंट्स पे कुछ एड ऑन हो रहा हो आपकी जानकारी में, तो बयान करने से भी बाहर है ये चीज़ें जो आ रही हैं। हालांकि इन चीज़ों को की फहम डेवलप कर पाना भी एक बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी जहमत देंगे, पीजी की करिकुलम में कोशिश रहेगी तो इंशाल्लाह आपको फिजिकल जहमत देंगे कि फिजिकल इंशाल्लाह, लेकिन जुमा का दिन ना दीजिएगा, कोई और दिन दीजिएगा ताकि जो है 1.5-2 घंटा गुफ्तगू हो, पूरी बातें वहां से आ जाए, लोगों को फायदा हो उससे। इंशाल्लाह फिजिकल रहेगा, इंशाल्लाह आपको जहमत देंगे ईद पर, तो फिजिकल आप साथ में रहेंगे तो एक बेहतरीन समात है, क्योंकि भर नहीं पा रहा है मन इस तरह की चीजों से। बच्चे भी जैसे जैसे अपने जो मॉडर्न साइंस ये समझ के आए हैं, पढ़ के आए इन चीजों को, हालांकि कुल्लियात को समझने में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बेसिक साइंस का बहुत दखल है, जिनका जितना बेहतरीन है वो उतनी अच्छी से समझ पाएंगे, जो मैं समझता हूँ। तो इन बच्चों को भी इंशाल्लाह ये चूंकि चीजें अभी बता दी गई तो आगे इनको बहुत काम आने वाली है, और जैसे जैसे उसको कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। नमाज का वक्त है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं हम लोग, सब लोग, आपको भी जाना होगा, दूर है मस्जिद वहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए, तमाम टीम के लिए। हम लोग सब यहाँ पे पार्ट 1 का भी काम चल रहा है,
تو سب لوگ آپ کو باضابطہ یہاں بھی سن رہے ہیں اور ہال میں بھی ہمارے اساتذہ ٹیچرز ساتھ میں جو اسٹاف اور بچے سن رہے تھے. تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا اس چند الفاظ کے ساتھ کہ اس کا وقت نکالنے کے لیے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نے آپ کو اپروچ کیا آپ بالکل بلا کسی اس کے ایف اینڈ بٹ کے تیار ہو جاتے ہیں. شکریہ سر بہت بہت آپ کا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر تنویر بھائی, بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. اور پرنسپل سر کا, نظام بھائی کا, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس طرح کی علمی گفتگو ہوتے رہنا چاہیے, ورنہ علم بے بحث, مال بے تجارت, ملک بے سیاست, یہ قول کہا جاتا ہے. ایک کتاب ہے کلیلہ دمنہ, اس کو عربی میں دنیا کی ساری لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوا ہے. اس کا کوٹس یہ ہے کہ علم بے بحث, مال بے تجارت, ملک بے سیاست. تو بالکل یقین جانے سر آپ کا لیکچر ایک فارملٹی نہیں ہوتا ہے, اس میں مہو ہو جانا. اور میں اس کا خود ویٹ کرتا ہوں, اس میں بہت ساری چیزیں میں ایک سیکنڈ نہیں چھوڑ پاتا آپ کے لیکچر میں. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت فائدے کی بات ہوتی ہے. اور شکریہ. یہ جو مطلب جو پیاس اور بھوک باقی رہی, انشاءاللہ ہم لوگ فزیکل اس کو پورا کریں گے پوسٹ عید انشاءاللہ پی جی کے کریکولم. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت سب شکریہ آپ سب لوگوں کا, بہت بہت شکریہ وقت دینے